जस्ट इमेजिन कि कोई सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट को डायरेक्टली रशिया का एजेंट कह दे। एक ऐसा झगड़ा जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। We're going to feel very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. शायद ये तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को रशिया का सीधा सीधा एजेंट बोल दिया जाए। ट्रंप साहब सीधा सीधा हफ्ता मांगने पर मजबूर हो गए हैं। हम तुम्हें जंग लड़ने के लिए हथियार और पैसा दे रहे हैं, तो अब ऐसा होगा कि तुम्हारे मुल्क का नेचुरल रिसोर्सेज से और बाकी चीज़ों से जो पैसा बनता है उससे आधा हमारा होगा। One of the things we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine, which they have tremendous value in rare earth, and we appreciate that. उनसे वसाइल छीनने की बात करो या फिर उन्हें कॉलोनाइज या इन्वेड करने की बात करो। 28 फरवरी 2025 एक तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मीडिया, कैमरे और लाइव एक ब्रॉडकास्ट चल रही थी जब एक मीटिंग अचानक एक लड़ाई में बदल जाती है। शायद ये तारीख में पहली बार हुआ है कि लाइव शो में दो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और उनकी आमने सामने आपस में लड़ाई हुई और प्रेसिडेंट भी सुपर पावर अमेरिका के और दूसरी तरफ थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट। From the very beginning of the war, you're not in a good I position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. इलॉन मस्क का कहना है कि अमेरिका को यूनाइटेड नेशन और नेटो से विथड्रॉ कर लेना चाहिए और अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पहले ही निकल चुका है, क्योंकि अमेरिका को शौक चढ़ाया है अपने रिवायती हरीफ रशिया से दोस्ती करने का। 24 फरवरी 2022 जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और यहीं से शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग। यूक्रेन का कहना है कि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए जंग कर रहे हैं क्योंकि रशिया उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर काबू पाना चाहता है। इस जंग के शुरू में रशिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और उसने यूक्रेन के नॉर्थ और ईस्ट के इलाकों पर बहुत तेज़ी से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक ने रशिया के खिलाफ आवाज़ उठाई और रशिया पर काफ़ी सैंक्शंस भी लगाई। अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया के साथ लड़ने के लिए हथियार भी दिए और पैसा भी, लेकिन कभी भी यूक्रेन के सामने खुद नहीं आया। दूसरे यूरोपीय ममालिक की सपोर्ट और अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने रशिया को काफ़ी पीछे धकेल दिया, लेकिन सितंबर 2022 के बाद ये जंग जैसे डॉर्मेंट सी हो गई है। रशिया जितने इलाकों पर कब्जा कर चुका था वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया और ना ही यूक्रेन अपने खोए हुए इलाके वापस ले पाया। 3 साल गुजर गए और लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए, लेकिन ये जंग अभी तक वैसी की वैसी ही जारी है। यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की स्ट्रैटेजी हमेशा से वही रही कि सामने नहीं आएंगे, लेकिन असलहा और पैसा प्रोवाइड करते रहेंगे। और यूक्रेन का कहना है कि हम तब तक जंग करेंगे जब तक हम अपने खोए हुए इलाके वापस नहीं ले लेते। और फिर साल आया 2024 का, जब अमेरिका में इलेक्शंस होने थे और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन की कैंपेन ही इसी बात पे चलाई कि वो आते ही सबसे पहले इस जंग को रोक लेंगे। I would tell Putin, gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle. I would tell one, you're gonna load up with money. I'd tell the other, you're not gonna get any money. I would get a settlement in 24 hours. और इसी बात को लेकर मीटिंग हुई अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दरमियान। यूक्रेन का मुतालबा था कि हम जंग रोक देंगे, लेकिन रशिया पहले गारंटी दे कि वो फिर मुड़कर कभी दोबारा हमला नहीं करेगा। और अमेरिका ये जंग बंद करवाना चाहता है तो सिक्योरिटीज़ और गारंटी अमेरिका भी दे। You could get a ceasefire right now. I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. और जस्ट इमेजिन ट्रंप इस बात को हवा में उड़ाकर अपना अगला पत्ता फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमने आपको जंग के दौरान काफ़ी असलहा और पैसा प्रोवाइड किया, अब तुम अपने मुल्क का नेचुरल रिसोर्सेज से और बाकी चीज़ों से जो पैसा आता है उसका आधा हिस्सा यानी 50% तुम हमें दोगे। बोले तो
ट्रंप मुन्ना भाई की तरह सीधा सीधा प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं यूक्रेन से, अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ, हफ्ता। इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। जैसे कोई गुंडा माफिया का डॉन भत्ता लेता है, बिल्कुल वैसे ही। अब ऐसे में कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सिर्फ असलहा और पैसे के लिए अपने मुल्क को बेच देगा, और ज़ेलेंस्की बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना था कि वो किसी भी ऐसे एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे जिसकी कीमत यूक्रेन की अगली 10 नस्लें अदा करती रहें। इस बात पर ट्रंप भड़क पड़े और ज़ेलेंस्की को डायरेक्टली डिक्टेटर कहने लगे। ज़ेलेंस्की का कहना था कि सीज फायर को पुतिन ने 25 बार तोड़ा है, ऐसे में मैं उस पर कैसे एतबार करूं कि आज अगर मैं जंग रोक लूंगा तो वो फिर कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इस बात का जवाब जब ट्रंप से ना बन पाया तो साथ बैठे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अमन का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकलेगा। लेकिन फिर ज़ेलेंस्की पुराने चिट्ठे खोल के बैठ जाते हैं कि पुतिन ने कब कब जंग की खिलाफ वर्जियाँ की और कब कब कौन कौन से मुआहदे तोड़े। नाजरीन, एक वक्त वो भी था कि यूक्रेन दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क था, और 1994 में यूक्रेन ही वो मुल्क था जिसने अपनी मर्जी से गिव अप किया। 1994 में इसी बात को बेस बनाकर बुडापेस्ट मेमोरेंडम भी साइन किया गया, जिसमें रशिया, यूएसए और यूके ने मिलकर साइन करके कहा कि यूक्रेन अपनी मर्जी से गिव अप तो कर रहा है, लेकिन अगर कोई मुल्क यूक्रेन को तंग करेगा तो हम मिलकर यूक्रेन का साथ देंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आज इस एग्रीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि यूएसए और यूके दोनों इस मुआहदे से पीछे हट रहे हैं। इसी बात को ज़हन में रखकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि रशिया दोबारा हमला नहीं करेगा, और उसने ट्रंप को ये भी कहा कि आज रशिया हमारे साथ ये कर रहा है तो कल को ये आपके साथ भी कर सकता है। Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. इसी बात पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आप हमारे प्रेसिडेंट की मीडिया के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. ट्रंप भी भड़क पड़े और कहते हैं कि तुम हमें मत सिखाओ, तुम खुद अपने लोगों को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहे हो। लेकिन जब ज़ेलेंस्की की जवाब देने की बारी आई तो मीडिया को बाहर भेज दिया गया। We'll see what we can do about putting it together. और ये मीटिंग बगैर किसी एग्रीमेंट के ख़त्म हो जाती है। दोनों प्रेसिडेंट के दरमियान सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लड़ाई होती है। ट्रंप से पहले अमेरिका रशिया का बदतरीन दुश्मन था और यूक्रेन का सबसे गहरा दोस्त। 100 सालों की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि तमाम ममालिक रशिया के खिलाफ और यूक्रेन के हक में या फिर न्यूट्रल थे, लेकिन अमेरिका रशिया के हक में वोट देता है और यूक्रेन के खिलाफ। और ये हुआ है 24 फरवरी 2025 की यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ट्रंप यूक्रेन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। इसके 2 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से शदीद नफरत करता है। क्यों, ये आगे चल के आपको बताते हैं। नंबर 2, ट्रंप को रशिया का एजेंट कहा जा रहा है। 2019 में ट्रंप पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने इलेक्शन में जीतने के लिए रशिया की मदद लेने की कोशिश की। उस वक्त ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी। साबिक सदर जो बाइडन के बेटे यूक्रेन की एनर्जी कंपनी के बोर्ड में थे। उन पर किसी केस के सिलसिले में जांच पड़ताल चल रही थी जो रुक गई थी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फ़ोन करके कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों रोक दी गई है, इसे दोबारा से ओपन किया जाए। वहाँ से ट्रंप को कोई ग्रीन सिग्नल ना मिला तो ट्रंप ने करोड़ों की मिलिट्री इमदाद को यूक्रेन से रोक लिया और इसी के लिए ट्रंप को इम्पीच भी किया गया, जिसका सारा इल्ज़ाम ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर डाल दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ट्रंप को रशिया का एजेंट भी कहा जा रहा है। मेजर यूरिशेव 1980 में वाशिंगटन में पोस्टेड थे। उसने इल्ज़ाम लगाया कि आज से 40 साल पहले ट्रंप को रशियन असासे के तौर पर शनाख्त किया गया था। यूरिशेव केजीबी के फार्मर मेजर हैं और केजीबी एक रशियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। यूरिशेव ने आर्टिकल में लिखा कि कुछ लोगों को उस वक्त रिक्रूट किया गया जब वो स्टूडेंट थे और उनमें ट्रंप भी शामिल थे। यूरिशेव का कहना है कि ट्रंप को उस वक्त पॉइंट किया गया जब 1977 में उसने इवाना से शादी की थी। इवाना एक चेक मॉडल थी और उसके बाद से ही ट्रंप चेकोस्लोवाकिया और केजीबी के टारगेट बने। साल 2016 में जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने
तो उस वक्त भी रशिया पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ट्रंप को जितवाने के लिए प्रोपेगेंडा किया है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव कंपनियों की मदद से बहुत ठोस सबूत भी मिले कि 2016 के इलेक्शंस में रशिया ने इंटरफेयर किया था। ट्रंप को लेकर पूरी दुनिया में खतरा समझा जा रहा है। कभी कहते हैं कि ग्रीनलैंड को दोबारा खरीदने जा रहा हूँ, कभी पनामा को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने की बात करते हैं, और कभी फ़लस्तीन में गज़ा को खरीदने की बात करते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का ट्रंप ने ये सलूशन दिया है कि 20 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान गज़ा को छोड़ दें और उनको कहीं और बसा दिया जाए ताकि इसराइल खुलकर खेल सके। याद रहे, ट्रंप उस अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है जो वर्ल्ड वार 2 के बाद सुपर पावर बनकर उभरा था। पहले अमेरिका और रशिया ने अपनी दुश्मनी में कई मुसलमान ममालिक को बर्बाद करके रख दिया है, जैसा कि अफगानिस्तान, जिसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। फिर अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया को आपस में लड़वा दिया है, और अब फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये मुआहदे करने जा रहा है। अब आगे देखेंगे कि अमेरिका और ममालिक को कैसे बर्बाद करता है।